पुलिस को चकमा। कलकत्ता में पकड़े गए फणींद्रनाथ घोष भी पुलिस प्रताड़ना के सामने टूट गए थे। उन्होंने पंडित चंद्रशेखर आजाद को पकड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह पुलिस की पूछताछ के पश्चात पुलिस को अपने साथ झांसी ले गया और पुलिस को उस जगह अर्थात मकान तक पहुंचा दिया जहां चंद्रशेखर आजाद ठहरे हुए थे। लेकिन कदाचित उसके भाग्य में चंद्रशेखर को पकड़वाने पर घोषित किया जाने वाला इनाम नहीं लिखा था। आजाद झांसी में होते हुए भी उस समय उस भवन में नहीं रह रहे थे और जब पुलिस से घिरे हुए भवन पर आजाद जाने लगे तो किसी एक व्यक्ति ने उनको पुलिस की बाबत बताया कि पुलिस फणींद्रनाथ दादा के साथ उस भवन में विद्यमान है। तब पंडित चंद्रशेखर आजाद भगवान दास मौहर, शिव वर्मा और वैशंपायन को लेकर झांसी से ग्वालियर के लिए निकल गए। उसके बाद पुलिस ने चंद्रशेखर के अनेक पहचानने वालों को अपनी हिरासत में ले लिया, जिनमें से कुछ लोग तो पुलिस के मुखबिर बन गए और कुछ को भविष्य में चंद्रशेखर को पहचानने के लिए पुलिस के आला अफसरों ने उन्हें नौकरियां भी दे दी। इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी पुलिस चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने में कभी सफलता हासिल न कर सकी और चंद्रशेखर आजाद हर बार पुलिस को चकमा देने में सफल होते रहे। पंडित चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर तो चले गए, लेकिन पैसे की अभाव में आर्थिक दशा खराब होने के कारण उन्हें कई दिन फाके करने पड़ते। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने एक योजना बनाई थी, जिसके अनुसार वे एक निश्चित दिन निश्चित समय पर भारत के बड़े बड़े नगरों में एक ही साथ कोई ऐसा कांड करने वाले थे जिससे अंग्रेजों तथा भारतवासियों को दल की शक्ति तथा व्यापकता का ज्ञान हो जाए। लेकिन योजना को अंजाम देने से पूर्व ही सुखदेव को पकड़ा जाना इस योजना पर पानी ही फेर गया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने पर भी चंद्रशेखर आजाद का दृढ़ निश्चय तनिक भी नहीं डिगा। आजाद ने हार मानना तो जीवन में कभी सीखा ही नहीं था। उन्होंने अपनी योजना को पुनः कार्यान्वित करने के लिए बचे खुचे सदस्यों को इधर उधर किया। उनके रहने की जगह और नगर में भी परिवर्तन किया। ठहरने के स्थान भी एकदम परिवर्तित कर दिए गए। साथ ही अभियुक्तों के मुकदमों की पैरवी का प्रबंध धन्वंतरी तथा भगवती चरण को सौंपा। इसी बीच वह कई बार लाहौर भी हो आए, यह जानते हुए भी कि जयगोपाल ने उनका पूरा हुलिया पुलिस को स्पष्ट रूप से बता दिया था। वह निर्भय हो लाहौर के चक्कर लगाते रहे। स्वयं के पकड़ लिए जाने का उन्हें जरा भी डर नहीं था। वह तो हमेशा पुलिस से लड़ने के लिए तत्पर रहते थे। जेब में भरा हुआ पिस्तौल और एक भरी हुई मैगजीन हमेशा ही उनके साथ रहती थी, जिसको समय आने पर निकालकर प्रयोग करने में वह क्षण भी देरी नहीं करते थे। चंद्रशेखर आजाद लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की पैरवी का प्रबंध कर दल के संगठन में संलग्न हो गए। वह दिल्ली और पंजाब में ज्यादा आने जाने लगे। उत्तर प्रदेश में भी काम की गति बढ़ा दी गई। ग्वालियर में बम बनाने का मसाला अधिक मात्रा में तैयार होने लगा। दिल्ली और पंजाब में पुलिस की सरगर्मी देखकर चंद्रशेखर ने अन्य प्रांतों की ओर ध्यान दिया। यहीं से इस समय उन्होंने भगवान दास और सदाशिव को बंबई के लिए रवाना किया। तब वे दोनों लड़ते हुए मुसावल स्टेशन यार्ड में पकड़ लिए गए। वे दोनों पूना में राजगुरु से भेंट करने जा रहे थे। जब लाहौर के संबंध में काफी धर पकड़ हो चुकी तो चंद्रशेखर ने फिर करवट ली। ग्वालियर छोड़ कानपुर आ पहुंचे। उन्होंने वीरभद्र तिवारी, सतगुरु दयाल अवस्थी, मनीन लाला पांडे, विश्वनाथ पांडे, हमीद खान, कैलाश द्विवेदी, रामचंद्र जेल यात्री, राजेंद्र निगम, नारायण दास, रामचंद्र मुसद्दी, राम भरोसे और गुलजारी लाल से संपर्क बढ़ाए और नए संपर्कों में डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी, नारायण प्रसाद अरोड़ा, प्यारेलाल अग्रवाल, गंगा सहाय चौबे, प्रिंसिपल खन्ना आदि भी शामिल हुए थे। इन सभी संपर्कों ने लगभग पंडित चंद्रशेखर आजाद को अंत समय तक यथोचित साथ निभाया और सहायता की। इन सब में रामचंद्र, उनकी पत्नी तथा श्री मुसद्दी का स्थान विशेष है। उनके घर को तो चंद्रशेखर ने
अपना ही नहीं अपने कितने ही साथियों का घर बना लिया था। आर्थिक अवस्था भी ज्यादा अच्छी नहीं, फिर भी उस दंपति ने दल की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उधर वीरभद्र का संपर्क उनके लिए घातक सिद्ध हुआ, जिसका वर्णन आगामी अध्याय में किया जाएगा। लाहौर में पहले षड्यंत्र केस की सुनवाई जारी हो गई। भगत सिंह तथा दत्त दिल्ली असेंबली बम कांड में खासे लोकप्रिय हो चुके थे। लाहौर केस में उनको सम्मिलित करने से आजाद, भगवती चरण तथा धनवंतरी को पैरवी का प्रबंध करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। जनता की तरफ से कमेटी गठित हो गई। उसी ने लोगों से धन एकत्रित कर जाने माने वकीलों को पैरवी के पक्ष में नियुक्त किया। ये वकील हालांकि ब्रिटिश सरकार के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनकी सहानुभूति देश की स्वाधीनता के लिए कार्य करने वाले क्रांतिकारों के साथ थी। इस सहानुभूति का यह लाभ हुआ कि धनवंतरी और भगवती चरण को जेल में बंद अभियुक्तों से पत्रों द्वारा विचार विमर्श तथा पैगाम लाने ले जाने की सुविधा हासिल हो गई। पंडित चंद्रशेखर आजाद कुछ ही महीनों में दल को फिर से एक बार फिर संगठित करने में सफल हो गए। तब दल के सामने शीघ्र ही कोई क्रांतिकारी कार्यवाही करने का प्रश्न आया। क्रांति दल का काम जैसे ही स्पष्ट है, छिपे तौर पर होता था। उसमें नवयुवक भावना से प्रेरित होकर आते थे, लेकिन अधिक नवयुवक दृढ़ संकल्प के नहीं होते थे। आरंभ में वे दल में आते थे तो किसी प्रख्यात क्रांतिकारी का दर्शन करने या रिवॉल्वर या पिस्तौल को देखने। यह दल के नेता का कर्तव्य था कि धीरे धीरे उनकी इस क्षणिक भावुकता को उनके स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प में परिवर्तित करें। इस अभिप्राय से नवयुवकों को स्वाधीनता की लड़ाई पर लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। उनको लेक्चर भी दिए जाते थे और शारीरिक एवं मानसिक बल प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नेताओं को आदेश था कि वे प्रत्येक सदस्य के आचरण पर पूरा ध्यान रखें। इस संबंध में नंदकिशोर निगम ने लिखा है, पंडित जी ने मुझे एक बार बताया था कि जिस समय दल के अनेक सदस्य आगरे में एक मकान में रहते थे और गन कॉटन तथा पिक्रेट एसिड बनाते थे, एक दिन भगत सिंह तथा राजगुरु में बातों बातों में कुछ मजाक हुआ। पंडित जी को पता चलने पर उन्होंने राजगुरु को डांट डपट की और कहा कि यदि वह इस तरह के मजाक करेगा तो वे उसे दल से बाहर निकाल देंगे। राजगुरु को बहुत दुख हुआ और प्रायश्चित में उसने अपना बायां हाथ गर्म तवे पर रख दिया और उस समय तक नहीं उठाया जब तक पंडित जी ने उनका हाथ पकड़कर तवे से नहीं खींचा। इसी बात को वैशंपायन ने इस प्रकार लिखा, एक दिन राजगुरु और अन्य साथी रोटी बना रहे थे। राजगुरु रोटी सेक रहे थे। उनके हाथ में चिमटा तथा संडासी थी। रोटियां सेकते सेकते उन्होंने संडासी आग में रख दी और जब वह गर्म हो गई तो इस गर्म संडासी से छाती पर 3 बार दाग लिया। पास बैठे साथी कुछ कहें उसके पूर्व ही सारी क्रिया समाप्त हो चुकी थी। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, कुछ नहीं, देख रहा था कि टॉर्चर से विचलित तो नहीं हो जाऊंगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद उस रात जब बाहर से लौटे तो राजगुरु की हरकत सुनकर उनसे पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? उत्तर दिया, यह देखने के लिए कि यदि पुलिस उन्हें दागे तो उससे कितनी तकलीफ होगी और उसे वह बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। चंद्रशेखर की सोच थी कि नवयुवकों के आचरण बनाने और उनको पूर्ण क्रांतिकारी बनाने में समय की आवश्यकता होती है, लेकिन यह भी अनुभव की बात है कि यदि कुछ समय तक कोई क्रांतिकारी प्रतिक्रिया नहीं की जाती तो दल के कार्यों में शिथिलता आ जाती है और दल के सदस्य इधर उधर बहकने लगते हैं। यह भी देखा गया है कि कभी कभी दल में कई सुलझे हुए व्यक्ति आ जाते हैं जिनको दल के काम के साथ अपनी भावनाओं को पूरा करने का ध्यान भी होता है। वे दल के नेता का अपमान करने या उनकी आज्ञा की अवहेलना करने से भी नहीं झिझकते। ऐसे ही नवयुवकों में एक यशपाल भी था जो लगभग 1.5 वर्ष से लाहौर के दल में सम्मिलित था। वह समझदार था लेकिन उतावला ज्यादा था।